हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको एनसीईआरटी का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन, जो गन और बुलेट वाला हमने एग्जाम्पल लिया था। तो ये 3 लॉ ऑफ मोशन जो बताए, इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिजिक्स को मजे में लो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसको आप बिल्कुल लाइटली आराम से कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अप्लाई करेंगे, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सारे केसेस हैंडल होते चले जाएंगे। धीरे धीरे सीखना है, इसको ठीक से सीख लो बस। तो एनसीईआरटी अपने पास रखिए, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 9 लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 120, एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.1 एनसीईआरटी पेज नंबर 120 बुक रखिए अपने पास। लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं चैप्टर 9। तो क्लास 9th के बच्चों एग्जाम्पल 9.1 देख लेना, पेज नंबर 120 एनसीईआरटी। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है भैया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, बहुत अच्छी बात है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड एक कांस्टेंट फोर्स इस पे अप्लाई किया जाता है। F का फोर्स अप्लाई किया, कंटिन्यूसली F अप्लाई रहा इस मास के ऊपर, 5 kg के ऊपर। कितने टाइम तक इन्होंने दिया है, T = 2 सेकेंड्स तक अप्लाई रहा। ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने कहा इसकी इनिशियल वेलोसिटी u = दी है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v = दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स इस पे अप्लाइड है, इसने इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ा देगा। ये बॉल, ये ऑब्जेक्ट मजे में था, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था, तुमने हाथ से पुश कर दिया। 2 सेकंड के लिए तुमने हाथ से इसको पुश दिया, जैसे ही तुमने इसको ढकेल दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ के 7 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड के लिए तुम परमानेंटली इसको ढकेलते रहे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यही F बताना है कि भाई कितना फोर्स अप्लाइड हुआ था। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन T = 5 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड के लिए धक्का देते रहें, 5 सेकेंड के लिए फोर्स को अप्लाई रखें, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये आपका सवाल है। कोई बात नहीं। तो इस सवाल को हम लोग कई सारे तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हमने जितना आपको सिखाया है उतने से ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज कौन लेके आता है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। नेगेटिव है, रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी घट जाती है। इस केस में इस फोर्स ने इसको एक्सेलरेशन दिया, ऑब्वियसली फोर्स एक्सेलरेशन दी गई, दैट इज F = ma। मास कांस्टेंट है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आया है मतलब फोर्स लगा हुआ है, दोनों ही एक ही बातें हैं। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, इसमें एक्सेलरेशन काउंट कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दूसरा लेक्चर देख लेना स्ट्रेट लाइन मोशन का, उसे पढ़ाया है हमने, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो चेंज कितने का आया, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब इतना एक्सेलरेशन जब आ ही गया तो आपको फोर्स बताना है। भैया बता देंगे फोर्स क्या होगा, दैट इज F = ma। देन मास दिया है सर 5 kg, ए कितना दिया सर 2, कितना आ गया, दैट इज 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन का फोर्स निकल आया। अब इतना एक्सेलरेशन है इस फोर्स की वजह से, नेक्स्ट सवाल में दिया है कि यही मेंटेन रखा जाएगा T = 5 सेकेंड तक। अगर 5 सेकेंड तक मेंटेन रखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी।
अगर 5 सेकंड तक इतना एक्सेलरेशन रहे, मतलब किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? पिछले केस में 2 सेकंड तक अप्लाई किया था फोर्स, अगले केस में 5 सेकंड तक अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स एक्सेलरेशन दिया था 2 सेकंड के लिए, अब फोर्स एक्सेलरेशन देगा 5 सेकंड के लिए। दैट इज बहुत इजी है, आप आपको पढ़ा चुके हैं, पहला चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल निकालनी है, इनिशियल u कितनी दी है, u दी है आपकी 3 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकंड के लिए अप्लाई रखना है। ये कितना हो गया, दैट इज v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। मज़ा नहीं आया, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन लगा के सॉल्व कर लिया, मज़ा नहीं आया। कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो इसके बाद इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं एक नए तरीके से। अगर इन्होंने पूछा कि फोर्स अप्लाइड निकालना है, फोर्स निकाला आएगा तो एक्सेलरेशन अपने आप निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है F इक्वल टू ma, m पता है, फोर्स पता है, तो ये तो निकाल ही लेंगे। तो फोर्स हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अगर आप लास्ट वाले लेक्चर में देखें तो हमने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। क्या पढ़ाया था हमने, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू F अप्लाइड। इसको यहीं से लगा देना है। रेट का मतलब अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, पढ़ा चुके हैं, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज फाइनल मोमेंटम, P फाइनल, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, P इनिशियल, अपॉन कितने टाइम में ये चेंज आया, इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अप्लाइड। यही हमको निकालना है। इसमें से m कॉमन ले लो, दैट इज v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू F अप्लाइड। तो m कितना है 5 kg, v कितना है दैट इज 7 माइनस u कितना है दैट इज 3, v कितना है 7 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, अपॉन कितने टाइम में चेंज आया 2 सेकेंड में इतना चेंज आया, इज इक्वल टू F अप्लाइड। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये 4 2 10, दैट इज 10 न्यूटन। तो डायरेक्टली इससे आप सॉल्व कर सकते थे इसको F अप्लाइड, आपको एक्सेलरेशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी। और जब फोर्स निकल आया ma लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर 5 सेकंड के लिए v इक्वल टू u प्लस टी लगा देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने डायरेक्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया। फिजिक्स में थ्योरी लॉज को रटना नहीं है, उनको समझना है, उनको अप्लाइड करना सीखना है, यूजिंग मैथमेटिक्स अप्लाइड करना सीखना है। अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज को अप्लाई करना सीख गए तो सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका कभी नहीं हो सकता, उसको कैसे भी उठा पटक करके आप निकाल देंगे। देखो SC वर्मा सर ने अपनी बुक में लिखा है, फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। शतरंज की तरह खेला जाता है फिजिक्स, जिसमें कुछ रूल्स तो फिक्स होते हैं, जैसे घोड़ा ढाई चलेगा, ऊंट तिरछा चलेगा, बधी चौतरफा मारेगा, बट कब किस टाइम पे कौन मार देगा ये नहीं पता चलेगा। ये आपकी स्किल्स के ऊपर है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9.2। तो 9.2 पढ़ेंगे, विच वुड रिक्वायर, पेज नंबर 121 NCERT क्लास 9th, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास। 2 kg का एक मास है, इसको एक्सेलरेट करेंगे, कितने से दिया है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे। और अगला दिया है 4 kg मास, इसको एक्सेलरेट करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे। कौन ज्यादा फोर्स लेगा, अरे यार इसका फोर्स कैलकुलेट करो ना, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन 10 न्यूटन। इसका फोर्स कैलकुलेट करो, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 8 न्यूटन। ऑब्वियसली इट वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, दिख ही रहा है साफ साफ।
2 kg mass at 5 meter per second square would require greater force. Example number 9.3, page number 121, 9.3, पेज नंबर 121, NCERT अपने पास रखिए और क्वेश्चन पढ़ते जाइए। 9.3, A motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, ये आ गई हमारी मोटर कार, is moving with a velocity of u इज इक्वल टू कितना दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कन्वर्ट कर लेना, ये आ जाता है 30 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन के सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर को पढ़िए उसको। ठीक है, कर लिया। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है, ये बंदर की शकल से ड्राइवर बैठा है, इसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए 4 सेकेंड बाद इस बंदर से ड्राइवर की गाड़ी रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये मतलब रेस्ट में आ जाता है। क्यों? ये चले जा रहे थे 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इन्हें लगा यार मैं रुकना है, इन्होंने ब्रेक लगाए तो टाइम लगा 4 सेकंड का, इनकी गाड़ी रुक गई, रेस्ट में आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है भाई, और क्या दिया है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर 1000 kg। इसका मास दिया है, कितना दिया है मास? m इज इक्वल टू दिया है 1000 kg अलोंग द पैसेंजर, मतलब इसमें जितने भी लोग बैठे हैं और ये ड्राइवर बैठा हुआ है और ये बस सब मिला के टोटल मास 1000 kg दिया हुआ है। आपको बताना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्रेक्स। जैसे ही इसने ब्रेक लगाया तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स इसको मिला वो अपोजिट डायरेक्शन में मिला, ये आगे बताएंगे हम। अगर इस पूरे सरफेस पे इस रोड को इतना चिकना बना दें बिल्कुल टाइल की तरह, और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, आपका हेयर ऑयल डाल दें, और ये कितना भी ब्रेक लगा लीजिए सरकता हुआ जाएगा, जैसे नाव सरकती है पानी के ऊपर। तो ब्रेक लगाने से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है तभी ब्रेक लगाना कारगर है। तो ब्रेक लगाए, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन मिला अपोजिट डायरेक्शन में, और उस फ्रिक्शन फोर्स ने इसको रिटार्डेशन दिया। बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, उसकी वजह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटती चली गई और ये रेस्ट में आ गया। तो वही बताना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, जो फोर्स मिला इसको वो कितना मिला वही बताना। इतना तो पता है अपोजिट डायरेक्शन में मिला है तभी ये रुकी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता तो वेलोसिटी बढ़ जाती। वो कब मिलता? एक्सेलरेटर मारते, जब एक्सेलरेटर मारते तो टायर को फ्रिक्शन मिलता अपोजिट डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी को बढ़ा देता। जब ब्रेक मारते तो टायर को फ्रिक्शन मिलता पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को घटा देता है। यही बताना है। तो वही बात, ब्रेक अप्लाइड से कितना फोर्स मिला, मतलब एफ अप्लाइड बताना है हमको, ये हमको बताना है। इसको एफ अप्लाइड बाय ब्रेक्स भी कह सकते हैं हम, कि ब्रेक से कितना फोर्स अप्लाइड हुआ, ये भी कह सकते हैं हम। तो सबसे बड़ी बात इसमें वही लगा देना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, एफ एफ ब्रेक्स। कितना चेंज आया मोमेंटम में, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है? दैट इज मास इनटू जीरो वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? फाइनल में मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम मास इनटू जीरो वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना 1000 kg, मास इन वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, अपॉन कितना टाइम में आया ये चेंज, ये बदलाव कितने टाइम में आया 4 सेकेंड में, अपॉन टाइम। जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस
इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब यही तो होता है एफ अप्लाइड, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम अपॉन टाइम, एफ अप्लाइड। यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी एफ अप्लाइड की वैल्यू आ जाती है दैट इज माइनस का 7500 न्यूटन। माइनस क्यों आया, ये नेगेटिव साइन क्यों आया, इसके लिए अलग से लिखते हैं हम, द नेगेटिव साइन shows that the force generated due to the brakes is in opposite direction, नेगेटिव साइन का यही मतलब आया। तो क्या मजा आया, बहुत मजा आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिए। क्या इसको स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इस सवाल को स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन से भी लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन से भी सॉल्व करेंगे इसको वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए बोल नहीं रहे वाले हम। देखो तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल दी है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। बट हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मोशन के, द इक्वेशन ऑफ मोशन शुड बी यूज्ड यूजिंग अ साइन कन्वेंशन। अब बात वही आ गई कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आंसर में नेगेटिव आ जाए तो आप ऐसे यूज कर लो, आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो साइन कन्वेंशन से यूज करेंगे, हम मान के चल रहे हैं सर यहाँ रिटार्डेशन के केस हो रहा है तो हम माइनस 80 लेके चलें तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही साइन कन्वेंशन लेके चले हैं। तो हम तो पहले से ही लेके चलते हैं, हमारी आदत है, हमने देख लिया रिटार्डेशन का केस है तो ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट होगा मतलब रिटार्डेशन होगा, मतलब वेलोसिटी घटती जाएगी, तो वी यू माइनस 80 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u दिया है 30, माइनस का a हमें निकालना है, 4 सेकंड में गाड़ी ठप हो गई, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 30/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो हमें निकालना था फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, दी क्या है, दिस इज द रिटार्डेशन, इट इज द रिटार्डेशन, और इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं आप इसको। हम मान के चल रहे हैं नेगेटिव पहले से, इसीलिए ये पॉजिटिव आया हुआ है। अगर हम पहले से प्लस मान के चलते तो अपने आप यहाँ माइनस साइन आ जाता, हम साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स अपोजिट टू द मोशन, पहले मान के चल रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू द मोशन है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास कितना है 1000 इंटू 7.5, ये आ गया 7500 न्यूटन। अब कहोगे आप ये प्लस में क्यों आया सर, क्योंकि उन्हें मान के चला है ना कि अपोजिट डायरेक्शन है, पहले से ही मान लिया ना कि ये नेगेटिव है, इसलिए प्लस में आया। अगर हम यह मान के चलते नहीं सर ये तो v इक्वल टू यू प्लस 80 ही लगाएंगे, हम विदाउट साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप तुम साइन नहीं देखोगे तो साइन अपने आप इक्वेशन दे देगी, अब तुम पहले से ही साइन लेके चल रहे हो तो इक्वेशन पॉजिटिव दे देगी कि आप पहले से मान के चल रहे हो अपोजिट टू द मोशन। इस पर भी सॉल्व कर लोगे आप तो देखना, ये 0 दिया, ये देखो 30 दिया है, और ये प्लस का a निकालना है, ये 4 दिया है, a इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 30/4, यहाँ प्लस आया था वहाँ माइनस आ गया, ये आ गया माइनस का 7.5, और यहाँ पे जब f इक्वल टू ma लगाओगे आप तो m रखोगे 1000 और ये रखोगे माइनस का 7.5 तो आ जाएगा माइनस का 7500 न्यूटन, अपने आप आ जाएगा माइनस साइन। तो वहाँ आप फिर लिखोगे नेगेटिव साइन सोच दैट अपोजिट, पहले ही से नेगेटिव मान के चल रहा, दिख ही रहा है कि ब्रेक लगाया तो अपोजिट एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा, तो साइन कन्वेंशन यूज करके लिख दिया इस चीज़ को पॉजिटिव के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9.4, इसी के जस्ट नीचे, एग्जाम्पल नंबर 9.4 इसी के जस्ट नीचे।
A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square. एक मास m1 है, इस पे फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन मिला A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना पढ़ा अभी तक हमने। अगला मास m2 भी दिया है, ये मास m2 है, इसको एक्सेलरेशन दिया एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड, सेम फोर्स के साथ। एक मास m2 है एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो सेम फोर्स अगर इस पे अप्लाई किया F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो इसको जो एक्सेलरेशन मिला m2 मास को एक्सेलरेशन मिला वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से एक चीज तो दिख रही है, इसको एक्सेलरेशन कम दे पा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इसको ज़्यादा दे पा रहा है, मतलब ये हल्का होगा, ये हल्का होगा। इसको तेजी से भगा दिया, इसको थोड़ा स्लो भगा पा रहा है। ऐसे आप इमेजिन किया करो, फिजिक्स में इमेजिनेशन बड़ा काम आता है। तो इस केस में अगर हमें m1 निकालना है तो हमें पता है यहाँ पे दैट इज F इज इक्वल टू ma, तो अगर m1 निकालना है दैट इज फोर्स बाई एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना दिया है 5 बाई एक्सेलरेशन दिया है 10, दैट इज 0.2 kg, 0.5 kg m1 मास आ गया। ठीक है, 1/2 0.5 kg m1 मास आ गया। अगर यहाँ पे हम m2 मास कैलकुलेट करें दैट इज फोर्स बाई एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना दिया है दैट इज 5 बाई एक्सेलरेशन 20, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 kg। बताइए, तो ये मास भी निकल आया, कितना आ गया ये मास 0.5 kg, ये भी निकल आया 0.25 kg। अब क्या कह रहे हैं, What acceleration would it give both mass were tied together? दोनों मासेस को साथ में बांध दिया, दोनों मासेस रबर के मास है, दोनों को फेविक्विक से चिपका दिया। ये हो गया m1, ये हो गया m2, चिपका दिया और इतना ही फोर्स लगाया कि अलग लगाया नहीं, इतना ही फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा ये पूछा है। अरे इसमें क्या है, यहाँ भी निकाल लो, दैट इज F इज इक्वल टू, यहाँ इस इक्वेशन क्या बनेगी दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास टोटल मास है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो F कितना है दैट इज 5 न्यूटन और मास कितना है दैट इज m1 प्लस m2 0.5 प्लस 0.25 कितना हो गया दैट इज 0.75। इसको सॉल्व कर लो तो सॉल्व करने पे कितना आ जाता है दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस F इक्वल टू ma को 2-3 बार लगवा दिया, इसमें है ही क्या। ये सवाल देखते हैं। अभी क्या एग्जाम्पल ये पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या इनमें इनको हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे भी आपको उतना कमांड नहीं है, इनको ग्राफ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.5 देखो, 9.4 तो करा दिया, यहां लिखना भूल गए 9.4। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। ग्राफ देख के फिजिक्स में जान आ जाती है।
ठीक है भाई, बनाते हैं। V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है। यहां दी है वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहां पे टाइम दिया है इन सेकेंड्स। ये है ग्राफ कुछ ऐसा, बहुत अच्छा। यहां पे टच हो रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे और यहां पे ये ग्राफ टच हो रहा है 10 सेकेंड्स पे। ग्राफ को रीड करना देखो अच्छे से। सबसे पहली बात ये तो दिख रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में नेगेटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप, मैंने बताया था। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव। सेकंड थर्ड लेक्चर देखो, स्टेट में ऐसी लाइन आई तो पॉजिटिव स्लोप, ये इनफाइनाइट स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। नेगेटिव स्लोप, स्लोप देता क्या है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के? एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव स्लोप आ गया भैया, नेगेटिव स्लोप मतलब रिटार्डेशन का केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। तो पहले ही मान के चल रहे हैं कि रिटार्डेशन यहां प्रेजेंट है। पूछा क्या है इन्होंने, 20 ग्राम की बॉल है, अलॉन्ग विद स्ट्रेट लाइन टेबल, हाउ मच फोर्स डज द टेबल ऑन ग्राउंड टू ब्रिंग टू रेस्ट। देखो एक 20 ग्राम की बॉल है भैया, इसको टेबल पे यूं लुढ़काया और कितने टाइम बाद ये रेस्ट में आ जाती है, ये पूछा। हाउ मच फोर्स डज द टेबल, हाँ कितना फोर्स टेबल ने लगाया इसको रेस्ट में लाने के लिए। ऑब्वियसली जब ये जा रही है बॉल लुढ़कती हुई तो इस पर फ्रिक्शन टेबल द्वारा इस तरफ लग रहा है, वही रिटार्डेशन क्रिएट करेगा और वही इसको रोक देगा, रेस्ट में ले आएगा। तो बात वही आई कि बताना है कि कितना फोर्स इस पे टेबल से लगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स इसको टेबल से मिला, जिससे ये बॉल जाते 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 रेस्ट में आ गई, लुढ़कते 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 रेस्ट में आ गई। यही पूछा है इन्होंने। तो भाई कुछ है नहीं इसमें। अब V वर्सेस T ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे कई ग्राफ हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इसमें अगर मैं स्लोप निकाल लें, स्लोप होता क्या है, tan थीटा। सपोज ये थीटा है, दिस इज द नेगेटिव थीटा, लेकिन हम नेगेटिव पहले से मान के चल रहे हैं तो नहीं लिख रहे। तो इसमें स्लोप निकालेंगे इज इक्वल टू tan थीटा। क्या देता है स्लोप V वर्सेस T ग्राफ में? एक्सेलरेशन। तो tan थीटा होता क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखेंगे, रख लो कोई दिक्कत नहीं है। और बेस कितना है 10, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ गया। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द रिटार्डेशन। अगर ये रिटार्डेशन है, दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये तो पॉजिटिव में लिखेंगे तो माइनस का 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। भाई दिस इज द माइनस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव लिखेंगे तो माइनस उस तरफ भेज दो, इसी को रिटार्डेशन बोलेंगे। अब पूछा है कितना फोर्स अप्लाई किया, भैया F इक्वल टू ma। इतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया टेबल ने बॉल के ऊपर, तो मास कितना दिया है, दैट 20 ग्राम, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। एक्सेलरेशन कितना दिया है, माइनस का 0.02। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये आ गया माइनस का 0.0004 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हुआ बॉल पे टेबल से। अब कोई बोले सर यहीं से सॉल्व कर देते, तो नेगेटिव मान के चल रहे हैं तो यहीं रख देते हम इसको पॉजिटिव के साथ और बता देते कि इतना फ्रिक्शन फोर्स है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। तो ये लिख देते, माइनस साइन नहीं भी लगाते हम तो हम डायरेक्टली पॉजिटिव निकाल देते।
यहीं से एक्सेलरेशन पुट कर देते, कहते ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज द रिटार्डेशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल लिख दे। तो भी उस लैंग्वेज में भी माइनस है जो आप लिख रहे हैं, और नई भी लैंग्वेज लिखी है आपने तो आपने नेगेटिव रख के आपने नेगेटिव दिखा दिया। दिस माइनस साइन शोज दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, विपरीत दिशा में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुके हैं, गन का और बुलेट का केस कल ही बताया था, और स्प्रिंग का भी बता दिया था, और बाकी कंजर्वेशन मोमेंटम आर्टिकल नंबर 9.6 एनसीईआरटी पेज नंबर 123 ये बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9.6 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पेज नंबर 123 कॉर्नर देखो, इसको समझेंगे ये क्या दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ये डेरिवेशन टाइप का है, लेकिन इसको समझ लो अच्छे से, है कुछ नहीं इसमें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखो 2 बॉल हो, 10 बॉल हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, कोई भी सिस्टम हो, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है। इस बात को ऐसे समझेंगे जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, इसका कुछ मास तो है ही है। अब ये वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका एक मोमेंटम है, इसको कोई टच नहीं कर रहा, ये अकेले में जा रहा है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, ये अकेले में जा रहा है। साथ में ये भी आ गया, ये बोला मैं भी आऊँगा, ये भी अपनी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। तो इन दोनों से जो एक सिस्टम बन रहा है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम अभी जो है प्रेजेंट में, और कहीं जाके इन दोनों की टक्कर हो गई, और जैसे ही टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये दोनों फिर अलग हो गए। तो टक्कर के पहले इन दोनों के मोमेंटम का जो सम है, इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, वही टक्कर के बाद भी होगा, यदि किसी ने बीच में इनको डिस्टर्ब नहीं किया तो। मतलब इनका जो मोमेंटम है वो अनचेंज रहेगा, वो बदलेगा नहीं, सिस्टम का, टोटल सिस्टम का। इनका आपस में बदलेगा, इसका हो सकता कम हो जाए, इसका घट जाए, इसका बढ़ जाए, आपस में एक्सचेंज होगा, बट ओवरऑल सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही समझ लो यार 20-25 पेन है, ये पार्टिकल्स हैं, ये अपनी अपनी वेलोसिटी सब चले जा रहे हैं, सबका अपना अपना मोमेंटम है। एक जगह आके सब भिड़ गए, उसके बाद सब अलग हो गए। जैसे ही सब भिड़े और सब अलग हो गए, तो भिड़ने के पहले उनका सबका मोमेंटम काउंट कर लो एक एक का, और भिड़ने के बाद फिर सबका एक एक काउंट कर लो। तो पहले सब टोटल जोड़ लो, बाद में जोड़ लो, बराबर निकलेगा। यदि बीच में किसी ने हाथ ना लगाया तो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो, यही इसका मतलब है कि तुम जा रहे हो, कोई और चला आ रहा है, दोनों भिड़ गए, तो भिड़ने के बाद दोनों का जो मोमेंटम हुआ टोटल जोड़ लो, और भिड़ने के पहले टोटल जोड़ लो, बराबर निकलेगा। बीच में कोई तीसरा आगे डिस्टर्ब नहीं किया अगर दोनों को, तो एक्सटर्नल फोर्स कोई और नहीं आया तो इसको समझेंगे कैसे। तो इसमें एक छोटी सी लाइन तो हम लिख देंगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, if no external force acts on a system of 2 or more bodies, then the total momentum of the system remains unchanged. Then the total momentum of the system remains
अनचेंज्ड, इसी को ऑब्लिक बोलेंगे कंजर्व्ड। यही हमने बताया कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा सबका मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको समझेंगे प्रैक्टिकली। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m1 चला जा रहा है u1 इनिशियल वेलोसिटी से, ये मास m2 चला जा रहा है u2 इनिशियल वेलोसिटी से, एंड इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर ये ज़्यादा बड़ा है u1, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इससे टकरा के ही मानेगा। ये कम स्पीड से जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी, ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो इससे टक्कर होके रहेगी। मतलब ये इसके क्लोज जा रहा है, पहुंचता जा रहा है, क्योंकि ये कम स्पीड से दौड़ रहा है, ये ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे सेपरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि u1 ग्रेटर देन ये u2 हम मान के चल रहे हैं। उसके बाद एक पॉइंट पे टक्कर हो गई m1 मास में और m2 मास में। डेल्टा टी टाइम के लिए दोनों टच में रहे टक्कर के टाइम पे। जब जैसे ही ये इससे टकराया, खन्न की आवाज़ आई। खन्न की जब आवाज़ आई तो इसने इस पे फोर्स लगाया F12, और इसने पलट के इतना ही फोर्स इस पे लगा दिया F21। जो इस पे जितना लगाएगा वही इतना लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन रिएक्शन। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब टक्कर के बाद। टक्कर के बाद की कहानी क्या होगी? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? टक्कर ही हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये ज़्यादा स्पीड से आगे निकल जाएगा, ये कम स्पीड से पीछे रह जाएगा। m1 v1 से जा रहा होगा, m2 v2 से जा रहा होगा, और अब ऑब्वियसली v2 जो होगी v1 से ज़्यादा होगी, और इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, ये आपस में अलग होते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेपरेशन इंक्रीजेस। ये कहानी है इस टक्कर की, बिल्कुल सही बात। तो अब इसको हम रफ करेंगे ताकि आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। टक्कर के टाइम में हमने क्या देखा? सर F12 इज इक्वल टू, है तो F21 बराबर ही है सर, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में इनको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। सर F12 क्या होगा? हम कहेंगे F12 क्या होगा? 1 पे 2 ने कितना फोर्स लगाया, दैट इज F12। तो कितना लगाया, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। इसके पर्सनल मोमेंटम में कितना चेंज आया? सर बिल्कुल बताएंगे। सर फाइनल मोमेंटम टक्कर के बाद कितना था, दैट इज सर m1 v1 से जा रहा था। चेंज निकाल रहे हैं सर, इनिशियल मोमेंटम सर कितना था, दैट इज m1 सर u1 से जा रहा था। सर इतना चेंज आया m1 मास के मोमेंटम में, कितने टाइम में आया? सर डेल्टा टी टाइम में ही तो टक्कर हुई है, उतने टाइम में चेंज आया सर।
सर फाइनल मोमेंटम कितना है m2 मास m1 मास का, m1 मास का F12। देखो 1 ने 2 पे कितना फोर्स लगाया और ये F21, 2 ने 1 पे कितना फोर्स लगाया। तो 1 ने 2 पे कितना फोर्स लगाया, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 ने 2 पे कितना फोर्स लगाया। ठीक है सर, 1 ने 2 पे जितना फोर्स लगाया उतना ही 2 ने 1 पे उतना फोर्स लगाया, तो दोनों के मोमेंटम में चेंज आएगा और जितना चेंज आएगा फोर्स की वजह से आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 1 के मोमेंटम में कितना चेंज आया। सर इतना चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल और डेल्टा टी। इसके बाद माइनस साइन लगा हुआ है। अब सेकेंड मास को देखो, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। सर वही बात, m2 v2 से जा रहा है फाइनल इनिशियल, m2 u2 से जा रहा है इनिशियल, अपॉन डेल्टा टी टाइम में ये चेंज आया मोमेंटम में। जितना फोर्स इसने उस पे लगाया उतना ही पलट के इसने इस पे लगाया। अगर आपको लगे कि F12 हम यहां फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं तो आप यहां पे F12 कर लेना, यहां पे F21 कर लेना, डजेंट मैटर। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो F12 यहां कर लेना, F21 वहां कर लेना कि सर फर्स्ट के लिए 1 पे 2 ने कितना फोर्स लगाया और F21 2 पे 1 ने कितना फोर्स लगाया, ऐसे कर लेना, डजेंट मैटर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा m1 v1 माइनस का m1 u1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2 प्लस का m2 u2। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस m1 u1 को उस तरफ ले जाओ और m2 v2 को इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा m1 v1 प्लस का m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस का m2 u2। तो एक इक्वेशन आ जाती है, इसको अगर पलट के लिख लें, दैट इज m1 u1 प्लस का m2 u2 क्या है। m1 क्या है, मास इनिशियल वेलोसिटी u1 टक्कर के पहले, मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u2। तो क्या हो गया, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज द टोटल मोमेंटम of the system before collision। टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम है ये, मास इनटू वेलोसिटी पहले मास, मास इनटू वेलोसिटी दूसरा मास, टोटल मोमेंटम। एंड दिस इज, इसको इस तरफ ले आए तो इसको इस तरफ ले जाओ, दैट इज m1 v1 प्लस का m2 v2। दिस इज टोटल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी आ गई दोनों में, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने क्या देखा कि टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम बराबर आ गया किसके, टक्कर के आफ्टर के टोटल मोमेंटम के। आपस में दोनों के मोमेंटम घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन टोटल दोनों का मोमेंटम जो पहले था वही बाद में आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नो एक्सटर्नल एफ इज अप्लाइड, मोमेंटम इज कंजर्व। यहां पे लिखेंगे हम नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लिख लेना अपने हाथ से। तो अगर ये हो गया और समझ में आ गया तो इस पे एक सवाल कर लेंगे जो कि बहुत अच्छा सवाल है, लो गन पे ही आ गया। एग्जाम्पल नंबर 9.6। एग्जाम्पल नंबर 9.6। ओ हो, गन आ गई भाई,
ओके भाई, गन आ गई है। गन बनाई कैसे जाती है? ये है गन, बहुत ही गंदी गन है। इसमें एक बुलेट है, ये बुलेट है। इस बुलेट को फायर किया गया, फायर किया गया। इस बुलेट का मास भी दिया है 20 ग्राम, 0.02 kg में कन्वर्ट कर लिया। 150 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी दी है, 150 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया इसको पिस्टल से, जिसका मास खुद का 2 kg है। पिस्टल का मास दिया है 2 kg। व्हाट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? माना कि v वेलोसिटी से रिकॉइल करेगी। गन वाला एग्जांपल बताया था कल वाले लेक्चर में। गन को हाथ में लिया, जैसे ही गोली चलाई झटका मिला, रिकॉइल मिला, वही वेलोसिटी बतानी कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल होगी गन। तो भाई बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। वही बात है, इस केस में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायर। लिख ले इस बात को, इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायर। किसका इनिशियल मोमेंटम? अरे सिस्टम में दो ही चीजें हैं, कौन सी? गन प्लस बुलेट। वो वाली बुलेट नहीं जो चलाने लगते हो तुम लोग, आजकल हाई स्कूल में नहीं आते हो, बुलेट चलाने लगते हो। ये गन वाली बुलेट है भैया। और फाइनल मोमेंटम किसका? गन प्लस बुलेट। अब तो चलाने वाली बुलेट पे भी लोग गन लिखवा लेते हैं, रॉयल एनफील्ड गन। तो गन का सिस्टम का मोमेंटम बिफोर फायर। बिफोर फायर देखते हैं, जब फायर नहीं हुआ तब क्या है? तब क्या है? कुछ नहीं है। क्या है तब? गन की कोई वेलोसिटी है ही नहीं, गन तो आराम से रखी है, जीरो मोमेंटम है, वेलोसिटी जीरो है, मास इंटू जीरो, जीरो मोमेंटम प्लस। बुलेट का क्या है? सर बुलेट भी गन के अंदर रखी है, उसकी भी कोई वेलोसिटी नहीं है, फायर ही नहीं हुई। बिफोर फायर की बात कर रहे हो आप, सर उसका ही मोमेंटम जीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है। मास है तो मास इंटू जीरो वेलोसिटी, तो मास इंटू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब जीरो। सर आफ्टर फायर, जैसे ही फायर किया सर वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? गन का मास कितना है? सर गन का मास है 2 kg। वेलोसिटी सर v आई। अब अगर आप मान के चल रहे कि इस डायरेक्शन में ही आएगी तो माइनस साइन ले सकते हो आप, यहां पे साइन कन्वेंशन में, तो वहां पॉजिटिव आ जाएगी। और नहीं मान के चल रहे, आप चाहते हो कि खुद हमें इक्वेशन बताए कि वेलोसिटी क्या होगी। भाई इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ की जो वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव आएगी, इस तरफ की अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो हम नहीं मान के चल रहे हैं अगर, तो हम पहले से लेके चल रहे हैं कि v हमें पूछना है, विद डायरेक्शन इक्वेशन बताएगी। तो गन का मास 2, वेलोसिटी सपोज v आई, प्लस बुलेट की कितनी आई? सर पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में बुलेट की आई वेलोसिटी 150 फायर होने के बाद, और मास इतना, तो मोमेंटम कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। सर मास 0.02 kg और वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2v इज इक्वल टू माइनस का ये 3 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये नेगेटिव साइन आ गया तो यहां पे लिख देंगे नेगेटिव साइन shows that the velocity of gun is in the opposite to the direction of motion of the bullet. Opposite to the direction of motion of bullet. Clear?
अगर गन को इस तरफ मुंह करके चलाते तो आप इसको नेगेटिव मान के चलते तो ये पॉजिटिव आ जाता ऑब्वियसली, और इसको पॉजिटिव मान के चलोगे तो वो अपने आप नेगेटिव भी आ जाएगा। आपको ये देखना है कि पहले आप किस तरफ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर आप पहले इस तरफ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो अपने आप इक्वेशन बता देगी कि इस तरफ ये नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी आई है। और आप क्या पहले मान के चलते, नहीं सर ये तो नेगेटिव आ रही है, आप माइनस लेके चलते तो पॉजिटिव, क्योंकि आपने पहले ही मान के चला हुआ है। तो आपको इक्वेशन में अगर पहले मान के चलना है तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है। और आपने इक्वेशन से ही पूछेंगे नहीं तुम बताओ किस तरफ आ रहा है, तो वो साइन के साथ इक्वेशन अपने आप बता देगी। तो ये आंसर हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9.7। 9.7 देखो, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, 40 किलो की एक लड़की है, बड़ी भारी भरकम लड़की है, विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट। एक स्टेशनरी कार्ट है, कार्ट को लो कि एक ये लकड़ी का एक प्लैंक है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी, और ये गर्ल है। इन्होंने क्या किया, इस पे जंप लगा दी। आदत भी होती है लड़कियों को उछलने कूदने की ज्यादा। अब इसके ऊपर जंप लगा दी, अब इसमें पहिए लगे हुए हैं और ये एक सरफेस के ऊपर अगर कार्ट रखी हुई है और जैसे ही आओगे उसके ऊपर कूद जाओगे तो ये चल पड़ेगी। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो सवाल में दिया है कि 40 kg इनका मास है, तो ये दीदी 40 kg की हैं और ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसके ऊपर कूद पड़ी। स्पीड से इसके ऊपर जंप लिया इन्होंने, और मास जो है कार्ट का इसका खुद का 3 kg दिया गया, मास 3 kg हो गया। With what her velocity as the cart starts moving, assume that there is no external element force on this. Okay. पूछा है कितनी वेलोसिटी से इनके साथ ये कार्ट मूव करेगी, ये पूछा है सवाल में, ये बताना है। तो आपको पता है कि एक सिस्टम बन रहा है, यहाँ भी दो पार्टिकल आ गए, कोलिजन जैसे टक्कर जैसी बात आ रही है। वहाँ बॉल से बॉल की टक्कर हुई थी, यहाँ पे गन से गोली फायर हुई थी, गन पीछे आई थी, वहाँ भी दो पार्टिकल दिख रहे थे। कई सारे पार्टिकल भी दिख जाए तो आपको सोच लेना इस बात को लेके कि यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी, कोई रेस्ट में है, कोई टक्कर मार रहा है, कोई किसी पे कूद रहा है, कोई किसी को लात मार रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है। ये सारे केसेस मोमेंटम के अंडर जाएंगे, ये आपको सोच लेना है। तो मोमेंटम के अंडर अगर ये केस जा रहा है तो आपको वही बात करना है कि कूदने के पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कूदने के बाद का मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर जंप इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर जंप। वेरी सिंपल। इन सारे केस में एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन जो है सब जीरो मान रखा है, फ्रिक्शन जीरो है, एज्यूमिंग दैट बोल दिया उन्होंने। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर जंप किसका भैया, गर्ल प्लस कार्ट। तो फाइनल मोमेंटम किसका भैया, गर्ल, वहां गन, यहां गर्ल प्लस कार्ट। तो गर्ल का इनिशियल मोमेंटम क्या है भैया, गर्ल का इनिशियल मोमेंटम ये है कि ये 5 की रफ्तार से 40 kg की हैं और कूद पड़ी। दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 40 kg का मास और 5 की वेलोसिटी, ये इनका इनिशियल मोमेंटम है। और कार्ट, सर कार्ट तो आराम से रखी हुई, जिसकी वेलोसिटी थी कहां, वो तो आराम से रखी हुई थी कार्ट, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, तो मोमेंटम जीरो, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, तो मास मल्टीप्लाई बाय जीरो मतलब जीरो।
फाइनल दोनों जब एक ही कार्ड पे हैं, कार्ड के ऊपर ही है, तो एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो फाइनल गर्ल का मास कितना है 5 × v। ये भी v से जा रही है, जब कार्ड v से जा रही है तो ये भी v से ही जा रही होंगी, क्योंकि ये कार्ड के ऊपर ही है। और कार्ड का क्या है, कार्ड का सर 3 है, ये भी v से जा रहा है, मतलब ये टोटल मास 5 + 3 v से जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते थे 5 + 3 का मास इंटू v की वेलोसिटी। हो गया ना टोटल मोमेंटम। बात वही है, अलग अलग लिख दो तो कॉमन लेके वही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 200, ये कितना हो गया 200, और ये यहां पे हो गया 8, तो v इक्वल टू क्या हो गया 200 बाई, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 बाई, ये 5 नहीं आएगा, सॉरी ये 40 आएगा। मास इंटू वेलोसिटी, गर्ल का मास कितना दिया 40 दिया है, 40 दिया है मास। गर्ल का मास कितना दिया है 40, इसका मास कितना दिया 40 दिया है मास। गर्ल का मास 40, गर्ल का मास 40 इंटू वी की वेलोसिटी से गर्ल भी जा रही, कार्ड भी जा रही, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, प्लस कार्ड का मास 3, ये भी v की वेलोसिटी जा रहा है, तो v कॉमन ले लो तो 40 + 3। तो यही बात है कि आप चाहो तो टोटल मास देख लो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका है 40 kg और कार्ड का है 3 kg, तो 40 + 3 तो 43 इंटू वी हो जाएगा। अब यहां से v निकाल लो, क्या हो जाएगा 200 बाई 43। क्लियर, ये हो जाएगा 200 बाई 43 मीन्स 4.65 मीटर पर सेकेंड, 4.65 मीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस का। तो प्लस साइन क्या बता रहा है, द टोटल सिस्टम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ गर्ल वेलोसिटी। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9.8 एनसीईआरटी पेज नंबर 126। एग्जाम्पल नंबर 9.8, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9.8 लास्ट एग्जाम्पल। कभी कभार यहां का देखने और लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। एग्जाम्पल नंबर 9.8 पढ़ेंगे। क्या बोला इन्होंने, 2 हॉकी प्लेयर हैं और दोनों हॉकी खेलने में लगे हुए हैं और एक ही बॉल के पीछे पड़े हुए हैं। एक का मास है 60 kg, एक ये हॉकी प्लेयर हैं, इनका मास है 60 kg, एक ये हॉकी प्लेयर है, इनका मास क्या है भाई 55 kg। ये रफ्तार से चले आ रहे हैं हॉकी की बॉल को मारने, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी रफ्तार से चले आ रहे हैं इस तरफ, कितने से चले आ रहे हैं ये, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड से। ये इनकी वेलोसिटी है, ये 60 kg के हैं। ये एक समय ये दोनों भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद ये गिरते हैं। तो यही बताना है, जब इनकी टक्कर हुई, ये भिड़ गए हॉकी से, हॉकी इनकी, जब इनकी टक्कर हुई तो हमने मान लिया किसी भी डायरेक्शन में, मान लो आप कि हमने वी डायरेक्शन से, टक्कर के बाद वी वेलोसिटी से ये गिर रहे हैं। इनका मास क्या है 60 kg, इनका मास क्या है 55 kg। सेम वही तरीका, कुछ भी नहीं नया नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर टक्कर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर टक्कर। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है भैया इनका, ये 60 kg का मास इंटू वेलोसिटी इंटू 5, मास इंटू वेलोसिटी, इतना मोमेंटम इनका है। क्लियर। अब ये देखो, ये इस तरफ आ रहे हैं, इसको आपने पॉजिटिव माना है तो इस मोमेंटम को आप नेगेटिव मानेंगे। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे हम। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस तरफ आ रहे हैं, सवाल ने पहले ही बोला है,
हमें जानना नहीं है, सवाल ने पहले बोला है इस बात को लेके कि इन दोनों में टक्कर हुई, जब ये टेंगल्ड करेंगे टक्कर होगी, इसका मतलब ये आमने सामने है, या तो इसको पॉजिटिव ले लो तो इसको नेगेटिव ले लेना, बात वही है। हमने इसको पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस का 55 इंटू 6 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब ये आपस में उलझ गए तो टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया 60 प्लस 55, दैट इज 60 प्लस 55, और माना कि v वेलोसिटी से ये गिर जाएंगे। अब v अननोन है कि इस तरफ गिर जाएंगे या इस तरफ गिर जाएंगे, वो सवाल बता देगा, वो इक्वेशन अपने आप बता देगी आपको। लेकिन यहां तो दिख रहा है, जब दिख रहा है तो मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, साइन कन्वेंशन के साथ फॉलो करेंगे इसको। तो यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 300, ये हो गया 330। भाई ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पहले से पता है, हमें पूछना नहीं है क्वेश्चन से, हमें मालूम है कि अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हो तो हम साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों प्लस लिख देते। क्लियर। अब ये जानना है, इक्वेशन से जान सकते हो, लेकिन पता है तो पुट करना पड़ेगा आपको। अपॉन ये कितना हो गया 115 इज इक्वल टू v निकल आएगा यहां से, तो v इक्वल टू कितना आया माइनस का 0.26 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप मान रहे हो कि इस तरफ गिरेगा, आपने इस तरफ माना, लेकिन आंसर में माइनस साइन आ गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन एज्यूम्ड। आपने माना इस तरफ था कि इस तरफ गिरेंगे ये, लेकिन ये इस तरफ उल्टा गिर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन शोज दैट अपोजिट टू दी डायरेक्शन एज्यूम्ड। यहां पे सवाल सही हो जाता है। अगर आप पहले ही मानते कि इस तरफ गिर रहे हैं तो आप यहां पे नेगेटिव साइन लेके चलते तो ये पॉजिटिव आ जाता, तो प्लस साइन शोज दैट दे विल फॉल इन द डायरेक्शन एज्यूम्ड। लेकिन अब पहले से हमने माना कि इस तरफ गिर रहे हैं तो माइनस साइन आ गया, तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, ये सवाल तो हो गए आपके, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के कुछ सवाल और लगा लेते हैं इसमें, पूरी एक्सरसाइज तो आज नहीं हो पाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल एक्सरसाइज खत्म करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन 1 2 3 तो ऐसे हैं, 4 तक आपके जो केवल थ्योरेटिकल है, उनमें कुछ सॉल्व करने का तो है नहीं। तो एक्सरसाइज पे आ जाओ, पेज नंबर 128, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपकी एनसीईआरटी में, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी, state the condition that will be placed on the magnitude and direction of velocity if no provided reason. Yes, अरे किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब जीरो हो एफ एक्सटर्नल, तो या तो वो रेस्ट में रहेगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है उसकी। तो ये है क्या भाई, या तो वो रेस्ट में मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी या वो रेस्ट में रहेगा। क्लियर। अब थ्योरेटिकली हमने आपको ये चीज पढ़ाई थी, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया था कि एक्सटर्नल, आप फर्स्ट वीडियो में देखो, पहले वीडियो में, इसकी जस्ट पहले वाले में, कि एफ नेट अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, और एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो पार्टिकल या तो रेस्ट में है या एक बराबर वेलोसिटी से जा रहा है, उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। यही तो पूछा है, तो ऑब्वियसली यस, इसका आंसर यस होगा, नो का सवाल ही नहीं बनता। अब सेकंड नंबर पे आ जाओ। तो एक्सरसाइज में सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट, एक्सप्लेन।
अरे सडन चेंज इन द इनर्शिया, डस्ट पार्टिकल की इनर्शिया, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनका एक मास होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, उनका मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन मास होता है। मास है तो इनर्शिया है। अब आपने कारपेट लिया ऐसे, ये लिया आपने कारपेट, इसमें डस्ट भरी हुई है और उठा के स्टिक तुमने इसको दिए मिला मिला के ऐसे, इसकी धूल अलग हो जाएगी क्योंकि आपने जब कारपेट को बीट किया तो स्टिक के मोशन के साथ कारपेट पीछे चला गया, लेकिन उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सडनली मोशन में नहीं आ सकते, सडन चेंज नहीं हो सकता ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। जब सडन चेंज नहीं होगा तो वो पार्टिकल वहीं रह जाएंगे। तो जब उन्होंने कारपेट को लीव कर दिया तो यहाँ उनका जो वेट है, मास है, मास की वजह से जो mg फोर्स है, वेट है, वो उनको नीचे ले आएगा, या एयर फ्लो होगा तो एयर के साथ निकल जाएंगे वो, ड्यू टू द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। उसका आंसर है थर्ड, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ रोप। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? अरे बस के ऊपर अगर कोई सामान रखा है, लगेज रखा है, और जैसे ही बस का एक्सीलेटर दबाओगे बस आगे भागेगी, सामान पीछे सरक के गिर जाएगा, और ब्रेक लगाओगे तो सामान आगे सरक के गिर जाएगा। ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू द इनर्शियल प्रॉपर्टी। वैसे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ा है तो उतने आगे नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ये बस है, ये बस जा रही है, इस पे ये सामान रखा है, अब आप कह रहे हैं इसको बांधो, नहीं साहब, अब सीधा एक्सीलरेट करोगे इसको तो ये तो आपकी मोशन में आई, इंजन घुसा है इसके अंदर, मोशन में आया पूरी बस को। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन कम है क्योंकि ये चिकना सरफेस है तो ये सडनली मोशन में कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये रेस्ट में था और ये भी रेस्ट में था, इसको तो इंजन ने मोशन में लाया, ये सडनली मोशन में आ नहीं सकता, तो बस निकल जाएगी, सामान ही गिर जाएगा। और तुमने ब्रेक लगाए, जब तुमने ये जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये भी जा रहा है इसके साथ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तुमने ब्रेक लगा दी एकदम से, तो इसमें तो ब्रेक लगा दिए तो ये तो रुकेगी, तो ये काहे रुकेगा? इसकी 70 है ना, तो वो मेंटेन करेगी अपने आप को, तो वो आगे जाके गिर जाएगा। हालांकि अगर अच्छा खासा फ्रिक्शन सरफेस है तो रोकेगा इसको, लेकिन अब फ्रिक्शन नहीं है, मेटल की बनी बॉडी है, तो सरक के आगे गिर जाएगा। इसको रोकने के लिए इसको बांध लो, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विथ विच then rolls on the ground level after covering short distance, the ball comes to rest, the ball slows because there is a force on the ball opposing the motion। देखो इसका सी पार्ट आंसर सही होगा। रीज़न क्या है? जब आपने क्रिकेट की बॉल को हिट किया, बॉल गई और लुढ़कते लुढ़कते रुक गई, तो किसने रोका? ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स ने, ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स है, उसने उसको बॉल को रोक दिया। बॉल में जो एनर्जी थी वो फ्रिक्शन में चली गई, हीट में चली गई। ये एनर्जी में बात पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 से 10 तक 5 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की आज छुट्टी कर देंगे। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration। ठीक है भैया, एक हिल है, ये हिल है, ये ट्रक है, और ये ट्रक वाला है, तो यहां से रोल्स डाउन शुरू होता है, लुढ़कना शुरू होता है इसके ऊपर। ये इसका मास भी दिया है, 7000 kg मास है इसका। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना चला गया? 400 मीटर चला गया। कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। और इसका एक्सेलरेशन बताना है हमको, बता देंगे। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज इतना। ठीक है, फोर्स भी बताना है, फोर्स भी बता देंगे। इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स तो मिल ही रहा है इसको, तभी तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आता नहीं। और एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन भी बड़ी आसानी से आ जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एस दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन बताना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, दैट इज एस इक्वल टू ut, u 0 है तो 0 प्लस का हाफ at स्क्वायर।
तो एस दिया है 400 इज इक्वल टू हाफ ए हमें निकालना है, टाइम दिया है 20 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। और हमें बताना था फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया है हमें 7000 kg, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो गया, दैट इज 14000 न्यूटन का फोर्स। वेरी इजी न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, उसका वजन दिया, मतलब मास दिया है, वजन तो वेट हो जाता है, वेट और मास में डिफरेंस होता है बेटा। अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। 6 नंबर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake। एक झील है, फ्रोजन सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रोजन मतलब बर्फ का सरफेस। इस पे एक स्टोन को फेंका, एक पत्थर को फेंका, पत्थर सरकते हुए जा रहा है, 1 kg इसका मास है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर जाके रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट मतलब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, कितना चल गया, इज इक्वल टू 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो जो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है वो कितना है ये बताना है हमको। इसको कई तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब जितना भी फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जब ग्राउंड से इस पे लगेगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालना है, एफ आर एक्सटर्नल निकालना है हमको, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। डायरेक्ट इससे भी लगा सकते हैं हम लोग। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू 0 वेलोसिटी, मतलब 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 1 kg का मास था सर, 20 इसकी वेलोसिटी थी, अपॉन कितने टाइम में ये चेंज आ गया, सॉरी इसमें अपॉन डेल्टा टी भी करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो होता है एफ एक्सटर्नल। क्लियर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, वही पढ़ा चुके, कितने एग्जाम्पल करा दिए ऐसे मैंने। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया अपॉन डेल्टा, कितने टाइम में चेंज आया, टाइम दिया क्या इसमें, नहीं दिया, हाँ टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं, टाइम नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, टाइम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर भी हम टाइम निकाल के इससे सॉल्व करके दिखाएंगे। इस इक्वेशन को यहीं लिखा रहने दो। हमको पता है कि इसकी स्पीड v 20 मीटर पर सेकेंड थी, 0 हो गई, मतलब इसको एक्सेलरेशन मिला कि रिटार्डेशन मिला। बच्चों आप कहोगे सर रिटार्डेशन मिला, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला, अपोजिट डायरेक्शन में मिला, तभी इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। सर अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर यूजिंग साइन कन्वेंशन इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2as। हमको पता है सर इस डायरेक्शन में इसको रिटार्डेशन मिला है, ये सरकते हुए जा रहा था, धीरे धीरे रुक गया, तो फ्रिक्शन ने इसको रोका है, रिटार्डेशन दिया है, इसको अप्लाई करेंगे। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन। सर फाइनल वेलोसिटी तो इसको 0 हो गई, दैट इज u स्क्वायर, हमें पता है सर माइनस का 2as। यहां से सर हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2s। सर एस यू पता है हमें, दैट इज 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू एस कितना है सर, दैट इज 50 मीटर। ये 100 हो गया, ये कट गया, तो इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। क्या ये एक्सेलरेशन है ना सर, ये तो रिटार्डेशन हमने पहले से मान के चले थे सर, ये रिटार्डेशन है।
अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लेके चलते तो अपने आप ये नेगेटिव आ जाता, तो आप बोल देते रिटार्डेशन है। हमने पहले ही माना रिटार्डेशन है तो माइनस लेके चले, तो अब बता दिया कि हाँ अब तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हम पहले रिटार्डेशन लेके चल रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स बताना है तो फ्रिक्शन फोर्स बता देंगे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन बताना है हमको, तो मास दिया है 1 kg, एक्सेलरेशन आया 4, दैट इज कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन। हम पहले से जानते हैं फ्रिक्शन अपोजिट लगता है तो हम लोग लिख देंगे अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां से ही फ्रिक्शन फोर्स निकल आता है। क्लियर? बट मजा नहीं आया, साइन कन्वेंशन पहले यूज कर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव सा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक और मेथड से लगा देंगे इसको, इसी मेथड से उठाएंगे इसको। हमने कहा बेटा जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना तुम, v इक्वल टू यू माइनस का at यूजिंग साइन कन्वेंशन। रिटार्डेशन का केस है यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब v 0 हो गई, u है 20, ये v क्यों लिखा, इसको u लिखो, u है 20 माइनस का a हमको पता है, a हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4 इंटू t हमें निकालना है, t हमें निकालना है। तो इसको इस तरफ ले आए तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड। तो क्योंकि एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने टाइम निकाल लिया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने एक्सेलरेशन निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने टाइम निकाल लिया। अब ये टाइम की वैल्यू जरा इसमें पुट कर दो, तो एफ एक्सटर्नल क्या आ गया देखो, ये क्या बचा माइनस का 1 इंटू 20 अपॉन टाइम कितना आया 5 सेकेंड, तो कितना आ गया माइनस का 4 न्यूटन। तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ वहां पे, वही बात अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पे हमने एग्जैक्ट इक्वेशन लगा दी थी, हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया था। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने साइन कन्वेंशन निकाल के लगाई लेकिन फोर्स में नहीं लगाया था, तो फोर्स ने अपने आप दे दिया। टाइम निकाल चुके हैं हम लोग। आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons. जब भी रिटार्डेशन केस देखो अपोजिट टू दी मोशन लिख दो और साइन कन्वेंशन से ही लगाओ, सही तरीका यही है, साइन कन्वेंशन से ही इक्वेशन लगाइए आप, और हर चीज़ को पॉजिटिव रखिए, फिर अपनी तरफ से माइनस मत लगाइए किसी के आगे। साइन कन्वेंशन से इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन आया उसको पॉजिटिव रख दो, वो तो नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, एक ही बार तो नेगेटिव यूज़ करोगे। उसके बाद फोर्स और उसकी इक्वेशन आपने वैसे ही बना दी, अपने आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8000 kg का इंजन है, ये भैया इंजन हो गया 8000 kg का, ये पुल कर रहा है, खींच रहा है बोगियों को, ये सारी बोगियां हो गई, वैगन्स हो गई, जिनका वेट दिया है कितना 2000 ईच दिया, 5 हैं 10,000 हो गया इनका। भाई एक का 2000 दिया और 5 हैं तो टोटल 10,000 kg हो जाएगा। खींच रहा है भैया इनको हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन कह रहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं 40,000 न्यूटन का, एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, और ट्रैक पे जो फ्रिक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 5,000 न्यूटन का। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में मिलता है, दैट इज 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल रहा है। कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, एफ नेट निकालना है,
कितना हो गया, इतना पॉजिटिव इतना अपोजिट नेगेटिव, तो फाइनल जो पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला घटा देंगे। भाई ये है, इसको खींचा 5 न्यूटन से, इसको इस तरफ खींचा 2 न्यूटन से, तो इस तरफ कितना बचेगा, जैसे 5 - 2 3 ही तो बचेगा। तो F न्यूटन कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज 40,000 माइनस का 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। बी पार्ट क्या मांग रहा है इसमें, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अरे एक्सेलरेशन, अरे जितना नेट फोर्स मिल रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना मिल रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है 35,000, टोटल मास कितना हो जाएगा दिस 18,000। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, इट इज 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है भैया, ये व्हीकल मान लो, इसका 1500 kg मास दिया है भाई, वेरी गुड। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second? बोल रहे हैं कितना फोर्स होना चाहिए रोड और व्हीकल के बीच में, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे हैं। अगर ये स्टॉप हो जाए विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव रिटार्डेशन से, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, इतना कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। अरे तो क्या दिक्कत है, फ्रिक्शन फोर्स ही तो निकालना है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो माइनस के साथ रख दो, वरना बोल दो डायरेक्टली, क्या दिक्कत है। दैट इज 1500 इंटू नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना दिया है इंटू 1.7, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 2550 न्यूटन। तो बोल दो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको माइनस लिखते, यहाँ माइनस लिखते तो ये माइनस आ जाता। हमने पहले ही मान के चला कि अपोजिट डायरेक्शन है, नहीं लिखा, लिख दिया, बात वही है। Question number 9, what is the momentum of an object of mass moving with velocity m into v is called momentum mass into velocity. Last part. Question number 10, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at constant velocity. 200 न्यूटन का फोर्स लगा के वुडन का ब्लॉक हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना चाहते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सटेंड ऑन द कैबिनेट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जितना तुम फोर्स लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी मिल रहा है भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं आ रहा ना। ये सरफेस है, इस सरफेस पे वुडन ब्लॉक है और इस पे तुम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। ये तुम खड़े हो, सपोज ये तुम खड़े हो और तुम इसको ढकेल रहे हो। तुम अब इसको ढकेल रहे हो तो इसको F इज इक्वल टू 200 न्यूटन से तुम खिसका रहे हो और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से, सपोज से जा रहा है। मतलब तुम इसको ढकेल रहे हो, 200 न्यूटन लगा रहे हो, पूरी ताकत लगा दी, पूरी क्षमता लगा दी ढकेलने में इसको, और ये 200 न्यूटन लगाने के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है परमानेंट, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो इस पे जो नेट फोर्स हम निकालेंगे दैट इज मास इनटू 0 एक्सेलरेशन, मतलब 0 नेट। तो नेट फोर्स 0 क्यों आ रहा, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं फिसल रहा तुमसे, एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है इसमें, उतना ही फिसल रहा है। क्यों, क्योंकि जितना तुम लगा रहे हो उतना ही इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल जा रहा है, फ्रिक्शन 200 न्यूटन का। अब तुम कहोगे सर जब ये भी 200 और हम भी 200 लगाए तो ये चल कैसे रहा। ऑब्वियसली जब तुमने इसको चलाया तब तुमने 201 न्यूटन लगाया, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा कम हो जाता है, फिर तुम 200 ही लगाए हो और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब उतना डीप इस सवाल ने पूछा नहीं है, उतना बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है इस समय।
कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, मतलब जितना तुम लगा रहे हो उतना ही इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, 200 न्यूटन ही इसका आंसर होगा। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? 200 न्यूटन। क्लियर? लेकिन जब तुमने स्टार्ट किया होगा तब तुमने फ्रिक्शन से ज्यादा ही लगाया है, 201 202 न्यूटन लगाया, तभी ये आगे बढ़ा, वरना ये रेस्ट में ही रहता, बढ़ता ही नहीं। लेकिन अब तुम उतना ही लगा पा रहे हो, इतना फ्रिक्शन है, तभी ये कांस्टेंट जा रहा है वेलोसिटी से। लेकिन तुम ज्यादा लगा दोगे अगर, तो फिर से इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेट करने लगेगा, वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि तुमने ज्यादा लगा दिया। फ्रिक्शन तो इतना ही रहेगा, फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ना, तुम बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। अभी गारंटी नहीं है कि फ्रिक्शन और बढ़ नहीं सकता, अभी हम ये केस देख के कह रहे हैं। अगर मान लो कोई बच्चा आ जाए वो 100 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन 100 न्यूटन ही लगेगा। फ्रिक्शन की पीक वैल्यू अगर आ गई, उसके बाद नहीं बढ़ सकता फ्रिक्शन, तो उससे ज्यादा आप लगाओगे तो ये एक्सेलरेट करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अभी नहीं बढ़ रही तो एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब जितना तुम लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन मिल रहा है। ये आगे भी पढ़ाएंगे हम इस तरह की। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज हो गई। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज पूरी खत्म करेंगे विद एडिशनल एक्सरसाइज। और फिजिक्स कॉफी को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से पढ़ो, मस्ती में पढ़ो यार, बिल्कुल देसी भाषा में समझो, और चीज़ों को इमेजिन किया करो, मेरे बताए हुए एग्जाम्पल को इमेजिन किया करो, मनन किया करो। जब सोया करो तो आंखें बंद करके सोचा करो, सर ने इसमें ये बताया था, ये बताया था। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, फिजिक्स अपने आप स्मार्ट हो जाएगी। चलते हैं फिर, थैंक यू।